हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मौसम मंच पर आपका स्वागत है। आज अपन बेटे लेकर आए हैं यानी जीव और समष्टियों का भाग 6। ओके बच्चों, नेक्स्ट टर्न पर अपन ने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में अपन ने लिया था कि बेटे वृद्धि मॉडल क्या होते हैं। तो मैंने आपको दो तरह की वृद्धि बताई थी बेटे, एक तो चरघातांक की वृद्धि और एक होती है संभार वृद्धि, यानी एक तो जी आकृति का वक्र अपन ने पढ़ा और एक थी बेटे सिग्मोइड वृद्धि। यहां आपको याद करना होगा कि जो चरघातांक की वृद्धि है ये कब होती है बच्चों, जब किसी आवास में असीमित मात्रा में अगर संसाधन मौजूद है, असीमित मात्रा में यदि वहां पर बेटे भोजन, जल और आवास की पर्याप्त व्यवस्था है तो उस समय जनसंख्या में वृद्धि तेज होगी और ग्राफ जी आकृति का चलेगा। तो बेटे ऐसी वृद्धि को अपन ने कहा चरघातांक की वृद्धि। दूसरे प्रकार की संभार वृद्धि थी बेटे, जिसको सिग्मोइड वृद्धि या एस आकृति वृद्धि भी अपन कहेंगे। तो जब किसी आवास में अगर संसाधन सीमित हो जाते हैं तो फिर बेटे वहां पर यह वृद्धि होगी और इस वृद्धि का जो वक्र आता है वह एस आकृति का आता है, सिग्मोइड प्रकार का आता है, जिसकी तीन अवस्थाएं होती है। शुरुआती अवस्था में बेटे लेग फेज आएगी जहां पर जनसंख्या वृद्धि कम रहेगी। मध्य में जो आएगा बेटे वो लॉग फेज आएगी जहां पर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी और लास्ट में बेटे जब संसाधन बिल्कुल सीमित हो जाते हैं तो वहां पर वृद्धि दर भी बिल्कुल सीमित हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो तीसरी अवस्था को यहां पर कहा स्थिर अवस्था। तो ये प्रीवियस लेक्चर का अपना टॉपिक था बेटे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला होगा। यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब ये है कि जब किसी आवास के अंदर बेटे एक जैसी जनसंख्या के जीव पाए जाते हैं या अलग अलग समुदाय के जीव पाए जाते हैं तो फिर उनके बीच में बेटे आवास के लिए या भोजन के लिए या सुरक्षा के लिए या जनन के लिए आपस में अंतर क्रियाएं होती है, आपस में बेटे प्रतिस्पर्धा होती है, तो इसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। किस किस के लिए बच्चों, यानी एक ही आवास में अगर अलग अलग समुदाय के जीव रहते हैं तो फिर बेटे उस आवास में भोजन के लिए भी है ना, उसके अलावा जो है सुरक्षा के लिए, आवास के लिए, जनन के लिए आपस में बेटे प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, आपस में कंपटीशन पाया जाता है। तो इस कंपटीशन को यहां कहेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब बेटे अगर बाय द वे कि ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है तो इसे पॉजिटिव इंटरेक्शन कहेंगे। अगर बेटे किसी एक को लाभ होता है, एक को हानि होती है, तो जिसे लाभ होता है वो तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में चला जाएगा, लेकिन जिसे हानि होती है वो नेगेटिव इंटरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी इंटरेक्शन देखने को मिलता है कि जिसमें ना तो किसी को लाभ होता और ना ही बेटे हानि होती। तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, तो ऐसे इंटरेक्शन को बेटे अपन 0 से प्रदर्शित करेंगे। और इस इंटरेक्शन में अपन लगभग बेटे 5-6 टाइप का इंटरेक्शन लेंगे, जैसे सहोपकारिता क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है, सहभोजिता क्या होती है, परजीविता क्या होती है। तो ये सहोपकारिता, सहभोजिता, सहजीविता और परजीविता, तो ये सारी की सारी चीजों पर इन पर डिस्कस करने बेटे प्रीडेशन क्या होता है यानी शिकार क्या होता है, ये सारी चीजों को अपन को इस लेसन में देखना है। तो आइए बच्चों अपन शुरुआत करते हैं इस लेसन की। और इसमें सबसे पहले आता है जीवन वृत्त के विभिन्नताएं। तो ये यहां पर आप देख लीजिएगा कि जीवन वृत्त की जो विभिन्नता है, ये जीवन वृत्त की विभिन्नताएं क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जनसंख्या जिस आवास में रहती है उसमें अपनी जनन योग्यता, जिसमें वह डार्विन योग्यता भी कहा जाता है, को अधिकतम बनाए रखने के लिए विकसित होती है। यानी बेटे यहां पर आप देखिएगा जिस आवास में जनसंख्या बनी रहती है उस आवास में बेटे वह जनसंख्या उसकी जनन क्षमता को बनाए रखने के लिए विकसित होती है, क्योंकि डार्विन यही तो कहता है ओवर प्रोडक्शन, यानी प्रत्येक जंतु के अंदर संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन सारी संतानें वातावरण के अंदर बेटे जिंदा नहीं रहती है और वह स्वतः ही मर जाती है। उन्होंने हाथी का भी एग्जाम्पल दिया था कि हाथी का जो बेटे गेस्टेशन पीरियड या जन्म दर वो बहुत स्लो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे अगर मान लेते हैं हाथी
कंटिन्यू मात्रा में बना रहे तो कई हजार संख्या में हाथी पैदा हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बेटे अगर जनसंख्या जिस आवास में रहती है उस आवास में वो अपनी जनन क्षमता को बनाए रखने की योग्यता रखती है। तो बच्चों देखो कि जिस आवास में रहते हैं उसमें अपने जनन योग्यता है ना को अधिकतम बनाए रखने के लिए विकसित होती है। क्योंकि बेटे ये तो आपको भी पता है कि जनन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जनसंख्या अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। चाहे बेटे भोजन बहुत सारा हो या जल भी जो है पर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन अगर उस जनसंख्या में अगर जनन योग्यता नहीं होगी तो वह जनसंख्या धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर हो जाएगी। क्योंकि बेटे हर जंतु का अपना जीवन काल होता है। ये तो है नहीं कि हर जंतु सालों साल हजारों साल जिंदा रहेगा। हर जंतु बेटे एक पर्टिकुलर समय में मर जाता है, चाहे उसको भोजन भी बहुत मिले या चाहे बेटे उसको जल भी बहुत मिले। लेकिन याद रखना कि किसी भी आवास में जनसंख्या का जो बना रहना है वो उसकी जनन योग्यता पर निर्भर करता है। तो बेटे याद रखना कि जो समष्टियां होती है वह जिस आवास में रहती है उस आवास में वह अपनी जनन योग्यता को बनाए रखती है। और डार्विन भी यही कहता है कि प्रत्येक जाति के अंदर प्रत्येक जंतु के अंदर जनन करने की एक प्रचुर क्षमता होती है, जनन करने की एक विशेष योग्यता होती है। तो बेटे ये न्यू समझ लो कि जो है अगर जनन क्रिया नहीं होगी तो उस जनसंख्या में उसके जैसे जीव कैसे पैदा होंगे। तो वो जनसंख्या तो फिर बेटे 100-150 साल में खत्म हो जाएगी, पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जनसंख्या जिस भी आवास में रहती है उस आवास में बेटे उनके अंदर जनन करने की एक प्रचुर क्षमता होती है, या वो जनसंख्या उस आवास में जनन की योग्यता को अधिकतम विकसित करने की जो है ये क्रिया होती रहती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, कुछ अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करती है। तो बेटे ध्यान रखना एक बार प्रजनन करती है, यानी कुछ जनसंख्या ऐसी भी होती है बच्चों जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार जनन होता है। तो बेटे ऐसे जैसे कि मान लेते हैं बांस का नाम सुना हो आपने। बांस, ये बांस ऐसा पौधा है जो अपने पूरे जीवन काल में बेटे एक ही बार जनन करता है। तो कई जनसंख्या तो बेटे मल्टीपल होती है कि जो है किसी में जो है सालों साल या दिन प्रतिदिन बेटे जनसंख्या में प्रजनन होता रहता है ना, और संतानें उत्पन्न होती रहती है। हाँ वो अलग बात है कि किसी का जनन पीरियड या गेस्टेशन पीरियड बेटे लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। किसी में जल्दी जल्दी बेटे जन्म दर होती है, किसी में लंबे समय तक जो है जन्म होता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अधिकतर जनसंख्या के अंदर बेटे एक से ज्यादा बार जनन होता है ना, लेकिन पॉलीगोनी इसको कहेंगे। तो और कुछ जनसंख्या ऐसी भी होती है बेटे जिसके जीवन में केवल एक ही बार जनन होता है। तो यहां आप देखें जैसे प्रशांत महासागर की सामन मछली, एक तो ये याद रखना। और बेटे यहां पर दूसरा उदाहरण दे रखा है मैंने, बैम्बूस यानी बांस। तो ये दो जनसंख्याएं ऐसी है जो जीवन में केवल एक बार जनन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बेटे। यानी जनसंख्या जो है वो जीवन में केवल एक बार जनन करती है। तो इसमें एक तो है बेटे सामन मछली और एक का नाम है बांस। जबकि अन्य अपने जीवन काल में, जबकि अन्य जो जनसंख्या बेटे वो अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करती हैं। तो बेटे कई बार प्रजनन यानी अधिकतर पक्षी हैं या स्तनी हैं। तो बेटे ये अपने जीवन काल में लगभग किसी के अंदर 4 से 5 बार, जैसे स्तनी मनुष्य है बेटे, तो मनुष्य में किसी के 5 संतानें भी हो सकती है, किसी के बेटे 10 संतानें भी हो सकती है, किसी के 2 संतानें भी हो सकती है, किसी के 6 भी हो सकती है। तो कहने का मतलब आपको ये याद रखना है कि जो जनसंख्या है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जनसंख्या जो है जिस आवास में रहती है उस आवास में बेटे जनन करने की जो योग्यता है उसको विकसित करती है ताकि वो अपने अस्तित्व को बना सके। अब जनसंख्या में भी 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक जनसंख्या तो ऐसी होती है जिसके जो पूरे जीवन काल में बेटे एक ही बार जनन करते हैं, 2 बार भी नहीं करते। तो एक तो सामन मछली का नाम याद रखना है और एक बांस का नाम याद रखना है। लेकिन बेटे
कुछ नहीं, अधिकांश जनसंख्या ऐसी होती है जो अपने जीवन में एक से ज्यादा बार जनन करते हैं। और इसके एग्जाम्पल में एक तो बेटे यहां पर जैसे पक्षी दे रखा है और एक यहां पर स्तनी है। कुछ छोटी साइज की संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करते हैं, जबकि बड़ी साइज की जो संतति है वह कम संख्या में उत्पन्न करती है, जैसे पक्षी और स्तनी। यानी बेटे यहां पर आपको यह समझना है कि ये तो कंफर्म हो गया कि जनसंख्या में बेटे दो तरह की होती है। एक जनसंख्या तो ऐसी होगी जो अपने जीवन में केवल एक ही बार जनन करेगी। तो बेटे ऐसी जनसंख्या में सामान्य मछली और बांस, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। अधिकांश जनसंख्या ऐसी होती है बेटे जो अपने जीवन काल में एक से ज्यादा बार जनन करती हैं। अब ध्यान रखना कि बेटे यहां पर जो छोटे जीव हैं वह जनन क्रिया के माध्यम से ज्यादा संतति उत्पन्न करते हैं। जैसे बेटे अमीबा है, तो एक अमीबा के अंदर अगर बीजाणु बनेंगे तो 300 से 500 बीजाणु बनेंगे, उससे उतने ही अमीबा बनेंगे। तो बेटे जितनी छोटा जनक होगा उससे उतनी ज्यादा संतति उत्पन्न होती है, और जितना बड़ा जनक होगा उससे कम संतति उत्पन्न होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि बेटे बड़ी जनसंख्या वाले जो जीव है, बड़ी साइज वाले जो जीव है, उनसे कम संतति संख्या में उत्पन्न होगी, और जो छोटे साइज वाले जीव होते हैं उनसे अधिक संख्या में संतति उत्पन्न होगी। तो छोटी साइज वाले में तो बेटे ये कर्मी आते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि एक मादा एस्केरिस जो होती है वो अपने जीवन काल में 2.5 करोड़ अंडे देती है। तो 2.5 करोड़ से 2.5 करोड़ एस्केरिस बनेंगे। फिर बेटे उससे हर एस्केरिस 2.5 करोड़ एस्केरिस बनाएगा। तो जितना छोटा जीव होगा उतनी उनकी जनन क्रिया से उत्पन्न संतति ज्यादा होगी, और जितना बड़ा जीव होगा बच्चों उनमें जनन क्रिया के माध्यम से उत्पन्न संतति कम होगी। तो समझ में आया कि जो जनसंख्या एक से ज्यादा बार जनन करती है उसमें छोटी साइज वाले जीव ज्यादा संतति उत्पन्न करते हैं, और बड़ी साइज वाले जो जीव होते हैं वह कम संख्या में संतति उत्पन्न करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आपका यहां पर क्लियर होता है। उसके बाद में बेटे तीसरा पॉइंट आप यहां पर देखिएगा कि भिन्न जातियों में जीवन व्रत विशेष का विकास इस समय अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यानी जैसे बेटे अलग अलग जातियां होती है तो उन जातियों की जो लाइफ स्टाइल होती है, उन जातियों के जीवन का एक चक्र होता है, तो बेटे एक अनुसंधान का क्षेत्र बन जाता है। वहां पर रिसर्च होती है कि कौन सी जाति का लाइफ साइकिल किस तरह से पूरा होता है और किस जाति का लाइफ साइकिल किस तरह से पूरा होता है। तो एक तरह से ये रिसर्च का सेंटर होता है। तो ये था बेटे जीवन व्रत और विभिन्नताएं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको क्या याद करना है बेटे, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है जीवन व्रत विभिन्नताएं। इसमें आपको याद रखना है कि बेटे प्रत्येक जो जनसंख्या है वह अपने आवास में जनन की योग्यता रखती है, या जनन योग्यता उसमें ज्यादा विकसित होती है। यहां तक याद। उसके बाद में आपको याद रखना है कि बेटे जनसंख्या में कुछ सजीव ऐसे हैं जो जीवन में एक बार जनन करते हैं, और अधिकतर सजीव ऐसे हैं जो जीवन में कई बार जनन करते हैं। जो जीवन में एक बार जनन करेंगे उसमें सामान्य मछली और बेटे बैम्बूस यानी बांस आपको याद रखना है, और जो जीवन में कई बार जनन करेंगे वो बेटे बड़े जीवों से लेके छोटे जीव तक उसके अंदर आएंगे। बड़े जीवों में आप पक्षी और स्तनी, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, मछलियां, ये सब मान लीजिएगा। छोटे जीवों के अंदर बेटे प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा, ये सब मान लीजिएगा। हाँ, अब आपको क्या याद करना है कि जो छोटी साइज के जीव होंगे वो जनन क्रिया के माध्यम से अधिक संतति उत्पन्न करते हैं, और जो बड़ी संख्या के जीव होते हैं बेटे वो जनन क्रिया के माध्यम से जो है कम संख्या में संतति उत्पन्न करते हैं। तो ये विभिन्नताएं होती है, और किसी भी बेटे अलग अलग जाति की जो जीव होते हैं उनकी लाइफ साइकिल अलग अलग होती है। उनकी लाइफ साइकिल में जीवन व्रत में बेटे विभिन्नताएं होती है, और ये विभिन्नता एक रिसर्च का सेंटर भी होती है। यहां पर कई प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। यहां तक क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अगला टॉपिक है यानी पॉपुलेशन या पारस्परिक क्रियाएं। बेटे इसको कहेंगे आप पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन।
पॉपुलेशन इंटरैक्शन, यानी इसे क्या कहलाएंगे आप, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, यानी जनसंख्या की होने वाली पारस्परिक क्रियाएं। तो बच्चों यहां पर आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, यानी इसे आप कहेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो बेटे अगर किसी आवास में एक ही प्रकार की जनसंख्या है तो भी उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ये इंटरेक्शन जनन के रूप में हो सकता है बेटे, ये इंटरेक्शन भोजन के रूप में हो सकता है। और अगर एक ही आवास में अलग अलग जनसंख्या के सदस्य मौजूद हो तो भी इंटरेक्शन होगा बेटे, प्रीडेशन का इंटरेक्शन होगा, कंपटीशन हो सकता है आवास के रूप में। बस ये ध्यान रख लेना कि अगर एक ही जनसंख्या के सदस्य हैं तो उसमें भोजन, आवास और सुरक्षा और जनन के लिए बेटे इंटरेक्शन होगा। लेकिन यदि अलग अलग जनसंख्या के सदस्य हैं तो उसमें जनन को हटा दो बेटे, तो फिर आवास के लिए, सुरक्षा के लिए और भोजन के लिए आपस में इंटरेक्शन होगा। ये इंटरेक्शन में होने वाली कई प्रकार की क्रियाएं अपन पढ़ेंगे, जिसमें बेटे म्यूटुअलिज्म क्या होता है, कॉमनसेलिज्म क्या होता है, सिम्बायोसिस क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, ये सारी क्रियाओं को यहां पर अपन देखेंगे। बेटे इंटरेक्शन में याद रखना कि एक तो लाभ वाली जनसंख्या आएगी, यानी एक तो ऐसा होगा जिसको लाभ होगा, तो लाभ होगा उसे हमेशा पॉजिटिव से प्रदर्शित करेंगे, और जिसे हानि होगी बेटे उसे नेगेटिव से प्रदर्शित करेंगे, और जिसको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, तो उसे बेटे जीरो से प्रदर्शित करेंगे। तो ये टॉपिक था हमारा, यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो आइए बच्चों इसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आपको याद रखना है, किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की होती है। यानी यह भी याद रखना बेटे कि कोई भी एक जाति है, अगर उसको जिंदा रहना है तो दूसरी जाति का होना भी जरूरी है, क्योंकि बेटे वहां पर भोजन के रूप में भी वह काम आ सकती है, किसी और रूप में भी वह काम आ सकती है। तो एक जाति को जिंदा रहने के लिए दूसरी जाति का होना भी जरूरी है, तभी बेटे इन जातियों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन के दौरान ये वहां पर सर्वाइव करती रहेगी। तो ये याद रखना कि किसी भी एक जाति की न्यूनतम आवश्यकता यह है कि आवास में एक और जाति है, तो तब जाकर वो जाति वहां पर सर्वाइव करेगी। उसके बाद में बेटे सेकंड पॉइंट पर आप देखिएगा, जिसको वह भोजन के रूप में ले सके, क्योंकि यह भी याद रखना बेटे कि किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है, एक और जाति की, ताकि वह उसे किस रूप में काम में ले लेके, भोजन के रूप में जो है उपयोग में ले सके। पादप जाति जो अपना आहार स्वयं बनाती है अकेली जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि इसे मृदा में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और अकार्बनिक पोषकों को इसके अवशोषण के लिए लौटाने में मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटे जैसे यहां पर अपन देखें, फिर आप जवाब देंगे कि भाई पौधे हैं, पौधे तो अकेला रह सकते हैं ना, क्योंकि वो तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन नहीं बेटे, याद रखना कि पौधे अपना भोजन खुद तो बनाते हैं, लेकिन वो मिट्टी से बेटे जिस न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं, जिन पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं बेटे, उनके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ने वाले सूक्ष्म जीवी मिट्टी के अंदर होते हैं, ताकि बेटे वो क्या करते हैं, मिट्टी में इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करके खनिजों को बेटे वो मिट्टी में लाते हैं और मिट्टी से वो पौधों में आते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी एक जाति की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो क्या जवाब है बच्चों आपके पास में कि उस आवास में एक और जाति का होना उसकी न्यूनतम आवश्यकता है। रीजन क्या है बेटे कि एक जाति भोजन के रूप में या फिर जनन के रूप में बेटे दूसरी जाति, मतलब जनन तो नहीं कहेंगे अपन, यानी एक जाति जो है दूसरी जाति पर भोजन के रूप में निर्भर करती है। यहां पादपों का जिक्र हुआ है बच्चों कि पौधे तो स्वपोषी होते हैं, वो तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो फिर उन्हें दूसरी जाति पर निर्भर रहने की क्या आवश्यकता है? तो इसका जवाब होगा यस, आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि बेटे ठीक है, उन्हें भोजन
और जल और जो है क्या कहते हैं भोजन और ये सॉरी प्रकाश, ये तो बेटे सूरज से मिल जाएगा, है ना। जल भी चलो उन्हें जो है नमी से मिल जाएगा, लेकिन बेटे वो भोजन बना भी लेंगे। लेकिन जब भोजन बना लिया, लेकिन उनके अंदर जो मिनरल्स हैं, है ना, भोजन तो बन गया, लेकिन उपापचय क्रियाओं के लिए जो आवश्यक खनिज तत्व हैं वो तो प्रकाश संश्लेषण में नहीं बनते हैं, वो तो बेटे वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो याद रखना, जब पौधे मिट्टी से खनिज लवणों को प्राप्त करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवी हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो जटिल पदार्थों को पहले उनका अपघटन करते हैं, और अपघटन के बाद में बेटे जो जटिल पोषक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बनिक होते हैं, ये टूटते हैं, और टूटने के बाद में बेटे ये खनिज लवणों में बदलते हैं, फिर उन्हें पौधे विकसित करते हैं या प्राप्त करते हैं, जैसे कि राइजोबियम जीवाणु है, नॉस्टॉक एनाबीना है। बेटे ये ऐसे सूक्ष्म जीवी है जो पहले नाइट्रोजन को तोड़ेंगे और फिर उसके बाद में नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर पौधे उसे काम में लेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां आप देख लें बेटे कि पादप जाति जो आहार स्वयं बनाती है, मतलब क्या होते हैं स्वपोषित, वह भी बेटे अकेली जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि वह मृदा से क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और अकार्बनिक पोषकों को अवशोषण के लिए लौटाने, वापस मिट्टी में लौटाने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। तो बेटे याद रह जाएगा आपको कि यहां पर इंटरेक्शन किसी भी आवास में या धरती पर एक जाति जीवित नहीं रख सकती, यह हमेशा याद रख लेना। एक जाति की न्यूनतम क्या आवश्यकता है, दूसरी जाति का होना जरूरी है, क्योंकि वह भोजन के रूप में वह जाति काम आती है। फिर यहां आप याद कर सकते हैं कि जो पादप हैं वो बेटे अपना भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से, लेकिन पादप जाति भी अकेली जीवित नहीं रहेगी। ठीक है बेटे, भोजन तो बन रहा है ना, लेकिन अगर जैसे मान लो किसी पौधे को अपन धूप में रख दें और उसको बेटे मिट्टी में पानी वगैरह नहीं डाले, अपन खनिज लवण बिल्कुल जो है हटा दें, रेत डाल दें मिट्टी के जगह पर, तो क्या वो पौधा जिंदा रहेगा? आप कहोगे नहीं रहेगा, कुछ समय बाद में वो पौधा सूख जाएगा। कारण क्या है बेटे कि भोजन तो पौधे खुद बना लेते हैं, लेकिन मिट्टी से बेटे ये खनिज लवणों को या आयनों को ग्रहण करते हैं। तो मिट्टी के अंदर बेटे जो जटिल पदार्थ होते हैं उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए सूक्ष्म जीवी मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पादप प्रजाति को भी जिंदा रहने के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी पौधे भी बेटे याद रखना अकेले जीवित नहीं रह सकते, हालांकि वह स्वपोषी हैं, तो उन्हें जिंदा रहने के लिए उन्हें मिट्टी पर निर्भर रहना पड़ता है, या मिट्टी में मौजूद जो बेटे माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहां आपको याद रखना है। प्रकृति में प्राणी, पादप और सूक्ष्म जीव न तो पृथक रह सकते हैं और नहीं बेटे बल्कि ये एक समुदाय के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं, और नहीं अकेले रह सकते हैं बेटे, और नहीं अकेले रह सकते हैं बेटे। देखो कि प्रकृति में प्राणी हो या पादप हो या सूक्ष्म जीवी हो, न तो ये पृथक रह सकते हैं और नहीं बेटे ये अलग रह सकते हैं। ये यहां पर नहीं, ये है साथ साथ, मतलब साथ साथ रह सकते हैं, और नहीं ये स्वतंत्र रह सकते हैं, बल्कि ये जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। ये ध्यान रखना, परस्पर आपस में क्रिया करते हैं, क्योंकि ये आपको याद रखना है कि जो प्रकृति है, जो नेचर है, उस नेचर के अंदर बेटे पौधे भी रहते हैं, उस नेचर के अंदर जंतु भी रहते हैं, उस नेचर के अंदर सूक्ष्म जीवी भी रहते हैं। तो यहां अगर अपन ये उम्मीद करें कि जैसे मान लो जंतु हैं ये पौधों पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहे, या बेटे पौधे हैं वह सूक्ष्म जीवी पर बिल्कुल भी निर्भर ना रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। क्योंकि बेटे जो जंतु हैं वह अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करेंगे, वो सीधे सूर्य से प्राप्त नहीं करेंगे। तो जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहेंगे, और पौधे जो होते हैं बेटे, जो पौधे होते हैं वह खनिज लवणों के लिए सूक्ष्म जीवी पर निर्भर रहेंगे। फिर आप कहोगे सूक्ष्म जीवी किस पर निर्भर रहेंगे? तो सूक्ष्म जीवी बेटे पौधे और जंतुओं के शरीर में मौजूद
जो जटिल पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि जब पौधे और जंतु का शरीर बेटे जो है मिट्टी में दफन होगा तो मिट्टी के अंदर जाने पर ये जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, ये सूक्ष्म जीवी बेटे इन शरीर का विघटन करते हैं और शरीर में मौजूद जो जटिल पदार्थ होते हैं वो टूटते हैं सरल पदार्थों में। फिर सरल पदार्थों से जो आयंस, नाइट्रेट वगैरह जो मुक्त होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं, जाते हैं और मिट्टी से पौधों में चले जाते हैं, पौधों से जंतुओं में चले जाते हैं, जंतुओं का फिर अपघटन होता है, फिर वो मिट्टी में चले जाते हैं। इस तरह से बेटे ये चक्रण चलता रहता है। तो किसी भी आवास में याद रखना कि पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवी एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं, ये एक जीव समुदाय बनाते हैं बेटे, एक जीव समुदाय बनाते हैं, एक बायो कम्युनिटी बनाते हैं और उस बायो कम्युनिटी में ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं, आपस में क्रियाएं करते हैं एक दूसरे के प्रति, उन्हें बेटे पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहा जाएगा। तो ये समझ लें आप बेटे कि बल्कि ये जो है प्रकृति में पादप, जंतु, सूक्ष्म ये न तो पृथक रहते हैं और ना ही बेटे जो है ये अलग अलग रहेंगे, ये एक जीव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं, एक बायो कम्युनिटी बनाते हैं और उस बायो कम्युनिटी में बेटे आपस में परस्पर क्रिया करते हैं और उन क्रियाओं को आप कह सकते हो यानी पॉपुलेशन इंटरेक्शन बोल सकते हो। तो यहां तक तो क्लियर हो गया बेटे। अब आप आगे देखिएगा कि न्यूनतम समुदाय में अनेक परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती है, यानी परस्पर क्रियाशील अनुबंधताएं होती है। तो ये ध्यान रखना बेटे कि जो समुदाय होगा जिसमें कम से कम जनसंख्या भी मौजूद हो तो बेटे उसमें ये जरूर है कि बेटे कम से कम कुछ न कुछ जो है परस्पर क्रियाएं उसके अंदर होती रहेगी। तो ये जरूर आप ध्यान रख लें। एक बार फिर अपन यहां से रिपीट कर लें बेटे कि किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो क्या याद हुआ बच्चों कि किसी भी जाति के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकता उस आवास में एक और जाति का होना है, क्योंकि वह जाति उसके भोजन में काम आती है। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बेटे कि पादप जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि पौधे अपना आहार स्वयं बनाते हैं। तो जो आहार स्वयं बनाते हैं ऐसे सजीव ऑटोट्रोफ यानी स्वपोषी कहलाते हैं। तो फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब पादप जाति को तो दूसरी जाति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सोच बेटे आपकी गलत है, क्योंकि ठीक है बच्चों कि पौधे अपना भोजन तो बना लेंगे, लेकिन पौधों की अन्य मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए जो बेटे नाइट्रोजन चाहिए, पोटास चाहिए, फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, ये कहां से आएगा? ये तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नहीं बनता है। तो फिर बच्चों आपको याद रखना है ये जो खनिज लवण या खनिज आयंस होते हैं ना, ये पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अब मिट्टी में ये आते कहां से बेटे? तो मिट्टी के अंदर जो पहले से कोई पौधा, जंतु जो है सड़ गल करके बेटे मिट्टी में चला जाता है, तो ये जो सूक्ष्म जीवी होते हैं ना, ये इनके शरीर का विघटन करते हैं और इनके शरीर में मौजूद जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह सूक्ष्म जीवों के माध्यम से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं और बेटे सरल पदार्थों के से आयन, खनिज लवण मुक्त होते हैं और वापस ये मिट्टी के माध्यम से पौधों में चले जाते हैं। इसे खनिज चक्रण या मिनरल साइकिल भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पौधे होते हैं बेटे ये स्वपोषी होते हुए भी अपने आप को जिंदा बनाए रखने के लिए या मिट्टी से बेटे खनिज लवणों को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों पर निर्भर रहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में बेटे देखो कि आवास के अंदर पादप भी हैं, जंतु भी हैं, सूक्ष्म जीवी भी हैं और ये बेटे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ये एक समुदाय बनाते हैं जिसे बायो कम्युनिटी कहते हैं या जैव समुदाय कहते हैं। लेकिन बेटे जैव समुदाय में ये परस्पर कुछ क्रियाएं करते हैं, यानी परस्पर आपस में इंटरेक्ट होता है, क्योंकि ये ध्यान रखना कि जंतु हो वो पौधों से भोजन लेगा, है ना। पौधे जो होते हैं बेटे वह सूक्ष्म जीवों से खनिज लवण लेंगे और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पौधे और जंतु के शरीर का विघटन करके और वह खनिज लवण जो है प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से बेटे ये जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव एक दूसरे से आपस में क्रियाएं दर्शाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे आप देख
देखिएगा बेटे कि यहां पर ये फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि अंतर जातीय पारस्परिक क्रियाएं दो भिन्न जातियों की जनसंख्याओं की परस्पर क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। अंतर जातीय पारस्परिक क्रियाएं, अंतरा जातीय, तो अंतरा जातीय का सीधा सा मतलब है अंतरा जातीय का सीधा सा मतलब है दो भिन्न जातियां। ये याद रख बेटे, अगर अंतर जातीय लिखा होता, अंतः जातीय लिखा होता तो एक ही जाति के सदस्यों के बीच होने वाली क्रिया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है बच्चों, अंतरा जातीय। तो अंतरा जातीय पारस्परिक क्रियाएं यानी दो अलग अलग जातियों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया। तो यहां आप देख लें कि अंतरा जातीय पारस्परिक क्रियाएं मतलब दो भिन्न जातियों की जनसंख्या की पारस्परिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है। तो ये तो सीधा सा मतलब है कि कभी क्वेश्चन आ जाए कि अंतरा जातीय पारस्परिक क्रियाएं क्या है बेटे, तो दो अलग अलग जातियों की जनसंख्या के जो सदस्य है उनके बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाएं। तो क्या याद रखोगे, दो अलग अलग जातियां, अंतरा जातियां, अंतः जाति एक जाति, अंतरा जाति अलग अलग जाति। तो अलग अलग जाति की जो जनसंख्या है उनके सदस्यों के बीच में अगर पारस्परिक कोई क्रिया होती है तो इस क्रिया को कहा जाएगा बेटे यानी अंतरा जातीय पारस्परिक क्रिया। तो ये आपको याद रखना है। 5वें नंबर पर आप देखिएगा वो क्रियाएं एक जाति, अब ध्यान रखना बेटे, एक जाति या दोनों जाति के लिए हितकारी भी हो सकती है, या हितकारी होगी तो बेटे पॉजिटिव, हानिकारक हो सकती है यानी नेगेटिव, या फिर उदासीन। उदासीन का माने बेटे यहां पर याद रखना जीरो, जीरो, ना तो हानिकारक और ना ही लाभदायक हो सकते हैं। तो बेटे याद रखना, मैं शुरू में ही बता दिया था आपको कि जो पारस्परिक क्रियाएं है इसमें बेटे यहां पर या वो क्रियाएं जो एक जाति या दोनों जाति के लिए, एक जाति के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक जाति के लिए तो लाभ होता है, दूसरी जातियों को लॉस होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटे दोनों जातियों को लाभ होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक को तो बेटे या दोनों को ही लॉस होता है, या एक को लॉस होता है तो एक को बेटे बेनिफिट होता है, या एक को बेनिफिट नहीं होता तो दूसरों को लॉस नहीं होता। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो ये पारस्परिक अंतर क्रियाएं की जाएगी जातियों के बीच में, उसमें बेटे एक जाति भी हो सकती है या दो जातियां भी हो सकती है। तो उनके लिए ये पारस्परिक क्रियाएं लाभदायक हो सकती है, हानिकारक हो सकती है या उदासीन हो सकती है। बेटे लाभदायक होगी तो वो पॉजिटिव से प्रदर्शित करोगे, क्लियर, और जो हानिकारक होगी उसे नेगेटिव से प्रदर्शित करेंगे, और जो बच्चों उदासीन होगी ना तो लाभकारी होगी ना हानिकारक होगी उसे जीरो से प्रदर्शित करने वाले हैं। तो ये आपको यहां पर देखना है कि ये क्रियाएं एक जाति या दो जातियों के लिए, ये याद रखना बेटे, एक जाति के लिए कभी कभी एक जाति लाभदायक हो जाएगी दूसरी हानिकारक, कभी कभी दोनों लाभकारी हो जाएगी, कभी दोनों हानिकारक हो जाएगी, या कभी दोनों उदासीन हो जाएगी। तो बेटे याद रखना कि ये क्रियाएं एक जाति के लिए हितकारी हो सकती है, मतलब लाभदायक हो सकती है, तो ये जाति पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर एक जाति या दोनों जाति हानिकारक भी हो सकती है तो बेटे इसे किससे रिप्रेजेंट करोगे, यानी नेगेटिव से रिप्रेजेंट करोगे। और साथ में यहां पर एक उदासीन हो सकती है जिसे आप न तो हानिकारक और न ही लाभदायक हो सकती है, क्लियर। अब यहां देख लो बच्चों, यहां पर साफ दे रखा है कि लाभदायक पारस्परिक क्रिया के लिए पॉजिटिव चिन्ह का इस्तेमाल करोगे। ध्यान रखना कि अगर ऐसी क्रियाएं हैं जो बेनिफिशियल हैं, बेनिफिशियल है बेटे, लाभदायक है, जैसे मान लेते हैं बेटे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे अंदर इकोलाई जीवाणु है, समझना इसको ध्यान से कि हमारे आंत में इकोलाई जीवाणु है। अब इकोलाई जीवाणु जो है वो बेटे हमारे आंत में रह रहा है, हमसे भोजन भी ग्रहण कर रहा है, हमसे आवास भी ले रहा है ना, लेकिन बदले में हमें विटामिन B12 विटामिन B2 बनाकर भी दे रहा है। तो क्या हुआ बेटे,
उसे हमसे लाभ है और हमें उससे भी लाभ है, तो बेटे यहां पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। दोनों जाते एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त कर रही है, यहां तक तो क्लियर। उसके बाद में फिर अपन आगे देखें बेटे, जैसे मान लेते हैं कि कुसकुट्टा है, अमरबेल है ना, या बेटे कोई एस्केरिस है। अब एस्केरिस किसी मानव की आंत्र में है ना। अब एस्केरिस क्या है बेटे, एस्केरिस तो हमसे जो है भोजन भी ले लेगा, हमारे आवास का भी प्रयोग करेगा, बदले में बेटे हमें आंत में घाव पैदा कर देगा। अब हो क्या रहा है कि बेटे एस्केरिस को तो लाभ हो रहा है क्योंकि वो हमारी आंत से भोजन भी ले रहा है ना, रहने के लिए आवास भी ले रहा है, तो वो तो बेटे बेनिफिटेड हो गए यानी पॉजिटिव। लेकिन बेटे हमें तो लॉस हो रहा है ना, हमारी तो आंत में घाव उत्पन्न हो गए है ना, एस्केरियोसिस रोग पैदा हो गया, तो बेटे एक जाति को यहां हानि हो रही है, तो जिसे हानि होगी उसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रखना बेटे। और अगर बाय द वे हमें उससे कोई जो है लॉस नहीं होता तो हम जीरो ले लेते, उसे शायद लाभ होता, लेकिन हमें अगर लॉस नहीं होता तो वो पॉजिटिव माना जाता और अपन जीरो माने जाते। लेकिन बेटे हमें हानि हो रही है तो हानि होते अपन क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। तो यहां आप देख लीजिएगा कि लाभदायक पारस्परिक क्रिया को तो बेटे पॉजिटिव से और हानिकारक के लिए इसे नेगेटिव चिन्ह और उदासीन को जीरो चिन्ह से दर्शाया जाएगा। तो ये जरूर याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन बन सकता है बेटे पारस्परिक क्रियाओं वाला कि ये पारस्परिक क्रियाएं क्या होती है। तो याद रखिएगा कि दो या एक जाति के सदस्य बेटे आपस में पारस्परिक क्रियाएं दर्शाते हैं, ये अंतरजातीय हो सकती है। अब ये बेटे अगर बेनिफिटेड होगी, हितकारी होगी तो पॉजिटिव चिन्ह से प्रदर्शित करोगे, और हानिकारक होगी तो नेगेटिव चिन्ह से प्रदर्शित करोगे, और अगर बेटे उदासीन होगी तो फिर से आप जो है क्या कहते हैं, किससे प्रदर्शित करेंगे बेटे, यानी जीरो से प्रदर्शित करेंगे। एक टेबल आने वाले बच्चों, उस टेबल में आपको याद रखना है कि कौन सी बेनिफिटेड है, तो वहां मैं पॉजिटिव नेगेटिव जीरो लिखूंगा। तो ये याद कर लेना, जहां मैं पॉजिटिव लिखूंगा उसका मतलब समझ जाना बेटे कि ये जाति कैसी होगी, लाभकारी होगी। अगर मैं दोनों जातियों को पॉजिटिव जैसे मैंने यहां पर लिखा है ना, और यहां बेटे ये नेगेटिव लिखूंगा तो ये क्या होगी, ये होगी हानिकारक, और ये जीरो है तो बेटे ये होगी उदासीन। अब यहां देखो, यहां मैं पहली कंडीशन आपको ले रहा हूं पॉजिटिव ऑब्लिक पॉजिटिव, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है बेटे पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव, ये कंडीशन है। तीसरी कंडीशन यहां पर है बेटे यानी पॉजिटिव ऑब्लिक जीरो, और एक कंडीशन यहां पर ये है यानी बेटे नेगेटिव ऑब्लिक नेगेटिव। अब आप यहां पर क्या समझेंगे, और एक कंडीशन ये भी है कि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव नेगेटिव। यहां बेटे क्या होगा, यहां दोनों जातियों को लाभ होगा, दोनों जातियों को लाभ, दोनों जातियों को लाभ। तो ये याद रखना बेटे, यहां पर दोनों जातियों को लाभ होगा, है ना, जो भी साथ साथ रहेगी, जो भी आपस में इंटरेक्शन करेगी। तो पॉजिटिव ऑब्लिक पॉजिटिव का मतलब ये है कि यहां पर दो इंटरेक्ट करने वाली जो दोनों जातियां हैं, वो दोनों जातियां गेट बेनिफिटेड टू ईच अदर, यानी बेटे दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होगा, है ना, जिसके परजीवी यानी जो भी संबंध होगा बेटे वो बेनिफिशियल वाला होगा, दोनों को एक दूसरे से लाभ होगा। यहां पर बेटे एक को हानि होगी, एक जाति को हानि होगी बेटे, याद रखना, एक जाति को लाभ व दूसरे को हानि होगी, तो ये याद रखना बेटे, ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव में याद रखना है कि एक जाति को तो यहां पर लाभ होने वाला है लेकिन दूसरी जाति को यहां पर हानि होने वाली है। तो ऐसा साइन आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव। तो पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव में आप क्या समझेंगे कि एक जाति को तो बेटे लाभ होगा लेकिन उसी के साथ में परस्पर क्रिया करने वाली जो दूसरी जाति है उसे क्या होगी, लॉस यानी हानि होगी। उसके बाद बेटे यहां पर देखो पॉजिटिव ऑब्लिक जीरो, तो यहां पर क्या होगा, एक जाति को लाभ होगा, एक जाति को तो लाभ होगा बेटे लेकिन दूसरी जाति को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ये याद रखना, एक जाति को तो लाभ होगा लेकिन दूसरी जाति को नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। और ये कंडीशन है बेटे यानी दोनों जातियों को हानि होगी,
दोनों जातियों को हानि होगी। इसके अंदर नेगेटिव ऑब्लिक नेगेटिव, यानी यहां पर दोनों जातियों को हानि होगी। तो ये संबंध आप याद कर लीजिएगा बेटे। यहां अभी अपन देखने वाले हैं कि एक संबंध तो पॉजिटिव ऑब्लिक पॉजिटिव है, यानी दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होने वाला है, जैसे सिम्बायोसिस वगैरह होता है बेटे। उसके बाद में एक को बेनिफिट एक को लॉस होने वाला है, जैसे पैरासिटिज्म होता है बेटे। उसके अलावा एक को पॉजिटिव एक को जीरो होता है, कॉमनसेलिज्म ध्यान रखिएगा। और एक को नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, यानी दोनों को एक दूसरे से एनामेलिज्म यानी लॉस होगा। तो ये सारी की सारी कंडीशन है जो आपको यहां पर याद रखना है। आगे देखते हैं बेटे इसके अंदर। यहां देखो एक दूसरे से परस्पर क्रिया। अब देखते हैं बेटे ये एक दूसरे से परस्पर क्रियाएं क्या है सहोपकारिता में। अब ये यहां पर है बेटे सहोपकारिता यानी कॉमनसेलिज्म, इसको बेटे म्यूटेलिज्म भी कहेंगे। यहां पर याद रखना, इनके इंग्लिश नेम में लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रह जाए। ये बेटे इसका जो सहोपकारिता यानी म्यूटेलिज्म, इसको आप कह सकते हो म्यूटेलिज्म। इसको आप कह सकते हो बेटे कंपटीशन, कंपटीशन। और इसको आप कह सकते हो प्रीडेशन, प्रीडेशन। और इसको कह सकते हो पैरासिटिज्म, ये पैरासिटिज्म है। ये है बेटे कॉमनसेलिज्म, कॉमनसेलिज्म। और ये यहां पर एमसेलिज्म, एमनेंसेलिज्म। तो ये आपको यहां पर याद रखना है, ये है। तो यहां बेटे यानी सहोपकारिता, सहोपकारिता का माने होता है बेटे म्यूटेलिज्म, म्यूटेलिज्म, म्यूटेलिज्म। तो दोनों जातियों को लाभ होता है और जो कंपटीशन है उसमें दोनों को हानि होती है। यानी कंपटीशन में बेटे ये होगा कि दोनों की जान भी जा सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो कंपटीशन में यहां पर दोनों को हानि होती है। तो यहां आप देखिएगा बेटे कि यहां पर ये देखो एक दूसरे से पारस्परिक क्रियाएं। तो एक तो यहां पर सहोपकारिता के बारे में बता रखा है और एक कंपटीशन के बारे में बता रखा है ना। तो सहोपकारिता में तो दोनों को लाभ हो रहा है, जैसे यहां देखेंगे बेटे ये सहोपकारिता। और एक में जो है स्पर्धा है उसमें दोनों को लॉस हो रहा है। तो सहोपकारिता में बेटे आप क्या लिख सकते हैं, यानी ऑब्लिक अपॉन ऑब्लिक। तो ये आपको याद रखना है बेटे, ये है म्यूटेलिज्म। तो म्यूटेलिज्म में जाति अ है और ये जाति ब है। तो यहां पर जाति अ को भी क्या होगा बेटे, यानी इसे भी बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा। और यहां पर इसे भी क्या होगा, यानी बेनिफिट होगा। तो यहां पर बेटे जाति और जाति ब दोनों को बेनिफिट होगा। तो ऐसे संबंध को नंबर 1 और इस संबंध को आप याद रखेंगे म्यूटेलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, याद कर लेना कि म्यूटेलिज्म एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होगा या एक दूसरे से बेनिफिट होगा। तो यहां आप समझ सकते हैं बेटे कि जाति ये भी बेनिफिटेड रहेगी और जाति भी ये भी कैसी रहेगी, बेनिफिटेड रहेगी। तो इसका संबंध बनेगा पॉजिटिव ऑब्लिक पॉजिटिव। यहां देखो बेटे कि नंबर 2 पर अपन के पास में आ रहा है कि एक जाति को तो यहां होगा बेटे लॉस इसे, और ये जाति यहां पर इसे भी क्या होगा, यहां पर लॉस। तो ये संबंध क्या बनेगा, यहां संबंध बनेगा नेगेटिव ऑब्लिक नेगेटिव। ये संबंध यहां बनेगा जिसे आप कहेंगे बेटे कंपटीशन। तो यहां पर दूसरा संबंध जो है वो दो जातियां हैं, जाति अ और जाति ब। ये ऐसी जातियां हैं बेटे जो आपस में इंटरेक्शन कर रही है। तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों जातियों को लॉस होता है, जैसे दो जातियां हैं बेटे, है ना, कंपटीशन है। अब कंपटीशन में यही है कि जो है क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी भी उसके लिए रहा तो बेटे किसी एक को किसी दोनों को लॉस वहां पर देखना पड़ता है। तो यहां पर आप देखिएगा कि कंपटीशन में बेटे दोनों को लॉस हो रहा है और इसको कंपटीशन कहेंगे। तीसरी क्रिया है प्रीडेशन यानी शिकारी। तो शिकारी में बेटे एक जाति तो बेनिफिटेड होगी, बेनिफिटेड, और एक जाति यहां पर कैसे रहेगी, लॉस रहेगा। तो बेटे इसको यहां पर क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव। ये आपका संबंध रहेगा और इसको आप क्या कहोगे, प्रीडेशन यानी शिकार,
समझो बेटे, जैसे मान लेते हैं कोई शिकारी है, अब शिकारी ने चूहे को मारकर, या बिल्ली ने बेटे चूहे को मारकर खा लिया, या बिल्ली को शेर ने मारकर खा लिया, या कुत्ते ने मारकर खा लिया। तो बेटे बिल्ली ने जब चूहे को मारा तो बिल्ली को तो न्यूट्रिशन मिल गया, तो वो तो बेनिफिटेड रही, लेकिन बेटे चूहे को तो लॉस हुआ ना। तो जितनी भी प्रीडेशन क्रियाएं हैं, जितनी भी बेटे शिकार से होने वाली जो क्रियाएं हैं, उसमें एक तो शिकारी जो होता है बेटे, है ना, वो तो बेनिफिटेड होगा, और जो बेटे शिकार होता है वो हमेशा लॉस में रहता है। तो ये याद रख ले कि जो प्रीडेशन क्रिया है, शिकार करने की जो क्रिया है, वो पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव वाली क्रिया है, पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव वाली क्रिया है। और बेटे जो कंपटीशन वाली है, इसमें दोनों को किसी भोजन से प्रतिस्पर्धा रहती है, तो बेटे वहां पर दोनों को ही लॉस होता है। अगर उनमें कंपटीशन नहीं होता तो दोनों को लॉस नहीं होता। जैसे मान लेते हैं बेटे कि जो है क्या कहते हैं, कोई अनाज है, अब अनाज में बेटे मान लेते हैं कि वहां पर थोड़ा सा अनाज है, अब वहां पर बेटे हजारों चूहे छोड़ दिए जाए, तो बेटे वहां पर उन अनाज के दानों के लिए कंपटीशन होगा, तो किसी को भी भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, तो लॉस वहां पर दोनों को ही होना है। तो यहां आप देखिएगा तीसरे नंबर पर कि एक जाति तो बेटे बेनिफिटेड है और दूसरी जाति क्या है, लॉस है। तो ये रिलेशन पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव बनेगा, जिसे आप प्रीडेशन यानी शिकार कहेंगे। तो बेटे याद रखना, जो शिकारी होता है ना, जो शिकारी होता है, प्रीडेटर होता है, वो हमेशा बेनिफिटेड रहेगा, और जो शिकार होगा, प्रे होगा, वो हमेशा बेटे लॉस में रहेगा। तो ये प्रीडेशन कौन से रिलेशनशिप रहेगी बेटे, पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव की। दूसरा आप यहां पर देखिएगा, तीसरे नंबर की जो, चौथे नंबर की जो बेटे पारस्परिक क्रिया है, उसमें अ जाति तो पॉजिटिव दे रखी है यानी बेनिफिटेड, ये भी बेनिफिटेड है, और दूसरी जाति है यानी लॉस, लॉस। तो बेटे इसका भी रिलेशन क्या बनेगा, पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव, यानी ये रिलेशन यहां पर बनेगा पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव, और इसको कहते हैं पैरासिटिज्म, परजीविता, पैरासिटिज्म यानी परजीविता। तो बेटे आप भी जानते हो कि जैसे मान लो हमको मलेरिया हो गया, अब मलेरिया होते हमारे अंदर बेटे परजीवी कौन है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम को तो बेटे हमसे बेनिफिट हो रहा है ना, कि वो तो बदले में हमसे भोजन भी ले रहा है, आवास भी ले रहा है, लेकिन बेटे इंजेक्शन किसे खाने पड़ रहे हैं, अपन को खाने पड़ रहे हैं, तो हमें तो लॉस हो रहा है, बुखार आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है, हाथ पे टूट रहे हैं। तो इसी तरह से बेटे एस्केरिस से मानव की आंत में रहता है, एस्केरियोसिस रोग पैदा करता है। टीनिया सोलियम है, मानव के अंदर टीनेसिस रोग पैदा करता है। ऐसे कई सारे परजीवी होते हैं बच्चों। तो ये जो परजीवी होते हैं बेटे, उसमें परजीवी को तो लाभ होता है, लेकिन जिसके अंदर ये रहते हैं ना होस्ट, उसको हमेशा लॉस होता है। तो ये याद रखना बेटे कि इसमें एक जाति को तो बेनिफिट होगा, तो जो बेनिफिट होगा ये तो पैरासाइट होगा, और जो लॉस होगा ना बेटे, वो क्या होगा, होस्ट होगा, पोषद होगा, जिसे हमेशा लॉस होने वाला है। परजीवी छोटे होते हैं, जबकि होस्ट बेटे बड़े आकार के शरीर वाले जंतु या सजीव होते हैं। तो ये यहां पर आपको याद रखना है, इसे कहते हैं परजीविता। अब यहां पर आता है बेटे नंबर 4, नंबर 5, यानी एक तो यहां पर कैसा रहेगा, एक जाति तो बेनिफिटेड, एक जाति तो बेनिफिटेड है, और दूसरों को बेटे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी यहां पर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यानी ना तो बेटे इसको बेनिफिट होगा और ना ही इसे लॉस होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये जो रिलेशन बनेगा, ये बनेगा बेटे पॉजिटिव ऑब्लिक जीरो का। ये जो रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन बनेगा पॉजिटिव ऑब्लिक जीरो का, और इसको कहेंगे कॉमन सेलिज्म, यानी बेटे इसको कहेंगे सहभोजिता, यानी कॉमन सेलिज्म, सहभोजिता, सहभोजिता। जैसे कि बाय द वे कि कई सारे ऐसे सजीव हैं बेटे जो किसी के साथ में वो जो है यानी सहभोजिता का रिलेशन दर्शाते हैं, है ना, जैसे लाइकेन है, माइकोराइजा है, ये है। तो यहां पर बेटे जैसे मान लेते हैं कोई भी सजीव है, किसी के शरीर पर निवास कर रहा है ना, लेकिन उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। जैसे बेटे हमारे अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो यहां पर जो है ई कोलाई बैक्टीरिया तो बेटे ये सौपकारिता में आएगा, क्योंकि उससे तो अपन को भी लाभ होता है और उसे भी अपन को। यहां ऐसा रिलेशन आपको देखना रहेगा कि बेटे जो एक को तो लाभ होगा, यानी जैसे एक सजीव है दूसरे के शरीर के साथ रहता है। जैसे बेटे मैं आपको बताऊं
कि छोटी मछलियां जो होती है वो बड़ी मछलियों की सतह पर चिपकी हुई रहती है। बड़ी मछलियों को उनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन उनसे नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन छोटी मछलियों को बेटे उनके साथ साथ में शरीर पर जो श्लेष्मा होता है ना, वहां पर उसे भोजन के रूप में जो है वो मिल जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक को तो यहाँ बेनिफिट होगा और एक को बेटे ना तो बेनिफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो इससे तो आप कहोगे यानी यहाँ। अब यहां देखो बेटे छठे नंबर पर यह है कि एक को तो यहां पर क्या होगा, लॉस होगा, और एक को बेटे यहां पर वही नो प्रॉफिट और साथ में क्या होगा, नो लॉस, है ना। लेकिन एक को लॉस होगा, यानी बेटे क्या होगा कि एक को तो लॉस होगा लेकिन दूसरों को लॉस भी ना होगा और ना ही बेनिफिट भी होगा। कहने का मतलब ये होगा बेटे कि ये यहां पर कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो जिस सजीव के अंदर रहते हैं ना वहां पर जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं। तो जहरीले पदार्थ छोड़ने से क्या होगा बेटे कि जिसके शरीर के अंदर वो रहते हैं वो तो बेटे हो जाएगा डेड, लेकिन जिसने जहरीले पदार्थों को छोड़ा उसको ना तो लॉस होगा ना ही उसको कोई प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके द्वारा जो जहरीले पदार्थ, जैसे एंटीबायोटिक से ले ले बेटे, है ना, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक दूसरे के सजीव के द्वारा बनाया गया ही तो एक दवा है, लेकिन बेटे जिस सजीव से दवा बनेगी, है ना, अब उसको अगर किसी दूसरे सजीव के अंदर अपन ने छोड़ दिया एंटीबायोटिक्स को, तो एंटीबायोटिक्स क्या करेगी बेटे, किसी जीवाणु को मार देगी, लेकिन जिसके शरीर में है वो उसको कोई लॉस नहीं पहुंचेगा। तो कहने का मतलब इसमें यही होता है बेटे कि यहां पर जो अंतरजातीय परजीविता है जिसको एमनेंसेलिज्म कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो रिलेशन आएगा, इसका रिलेशन आएगा बेटे -/0। मतलब एक को तो लॉस होने वाला है लेकिन दूसरे को ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। इसको ऐसे समझना कि कोई सजीव किसी के साथ में रहता है, तो जो सजीव रहता है ना बेटे वो कुछ जहरीले पदार्थ छोड़ता है, तो जहरीले पदार्थ से जिसके अंदर वो रहता है उसको नुकसान होता है, लेकिन जो जहरीला पदार्थ छोड़ रहा है ना उसको बेटे उसके शरीर से कोई ना तो लाभ हो रहा है और ना कोई हानि हो रही है। तो इस तरह से बेटे ये सारे के सारे पारस्परिक क्रियाएं हैं और इन क्रियाओं को अपन को डिटेल से पढ़ना है। तो बच्चों याद रख लेना, पॉजिटिव ऑब्लिक पॉजिटिव मतलब एक जाति पॉजिटिव दूसरी जाति पॉजिटिव यानी म्यूटेलिज्म। बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर रिलेशन जो देखने को मिलता है वो सहोपकारिता यानी म्यूटेलिज्म का मिलता है, जिसमें पारस्परिक क्रिया करने वाली जो दोनों जातियां होती है वह एक दूसरे से बेनिफिट प्राप्त करती है। दूसरा है बेटे कंपटीशन, जिसमें क्या होता है बेटे दोनों को लॉस होता है। जैसे कोई आवास है ना, जैसे मान लेते बेटे एक आवास है उसमें कोई घास है, अब अपन उसमें जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितनी ज्यादा सदस्यों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो घास जल्दी खत्म हो जाएगी, तो बेटे किसी को भी भरपेट घास नहीं मिलेगी, यानी दोनों को वहां पर लॉस होने वाला है। तो जब दोनों जातियों को एक दूसरे से लॉस होता है तो ऐसे उसको क्रिया को कहेंगे कंपटीशन यानी स्पर्धा। उसके बाद में बेटे पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव आता है, मतलब यह समझ में आ रहा है कि एक जाति को तो यहां पर बेनिफिट होने वाला है और दूसरी जाति को यहां पर लॉस होने वाला है, और यह आता है बेटे परभक्षण के अंदर, यानी बेटे शिकारी या प्रीडेशन, जिसमें एक को तो शिकार होना पड़ेगा और दूसरा उसका शिकार करके उसे खा जाएगा। तो जो बेटे शिकारी होगा उसको तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो शिकार होगा उसे हमेशा लॉस होगा। उसके बाद में बेटे जो है ये सहभोजिता आता है, कॉमन सेलिज्म। तो कॉमन सेलिज्म में बेटे एक तो बेनिफिटेड होगा लेकिन दूसरा जो है ना तो बेनिफिटेड होगा और ना ही बेटे उसको कोई लॉस होगा। और तीसरे नंबर नेक्स्ट नंबर पर आता है बेटे जीरो यानी -/0। मतलब यह है कि एक को तो बेटे यहां पर जो है बेनिफिट तो नहीं होगा ना ही लॉस होगा, लेकिन दूसरे को लॉस होगा। तो एक जाति को तो यहां लॉस होना है और दूसरी जाति को नो प्रॉफिट और नो लॉस होना है। तो ये क्रियाएं थी जो आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर यहां अपन देखते हैं कि ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि होती, उससे सहभोजिता कहते हैं, यानी बेटे सहभोजिता यानी जो है इसको कॉमन सेलिज्म कहोगे आप, है ना, कॉमन सेलिज्म यानी पॉजिटिव ऑब्लिक जीरो।
ये याद रखना बेटे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है बेटे और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि होती है, यानी जीरो, तो ऐसे संबंध को आप कहोगे सहभोजिता यानी कॉमनसेलिज्म। तो बच्चों याद रख लेना, पहले तो सहोपकारिता याद करना जिसको म्यूटेलिज्म कहते हैं। तो म्यूटेलिज्म में तो आपको क्या याद रखना है कि दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होता है, तो वो तो बेटे क्या है, म्यूटेलिज्म है। इसका उल्टा कर दो, दोनों जातियों को एक दूसरे से हानि होती है, उससे बेटे स्पर्धा कर दो, कंपटीशन कर दो। तीसरा याद रखना कि एक को तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को बेटे ना तो बेनिफिट और ना लॉस हो रहा है, यानी पॉजिटिव अपॉन जीरो, तो इसको कह दो आप सहभोजिता। इसे क्या कहोगे, सहभोजिता। और फिर देखिएगा कि अंतरा जातीय परजीविता में एक जाति को तो हानि होती है जबकि दूसरी जाति को उससे अप्रभावित रहेगी, यानी नेगेटिव अपॉन जीरो। तो बेटे इसको आप क्या कहोगे, एमेंसेलिज्म कहोगे, एमेंसेलिज्म कहोगे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है बेटे, याद करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करना है। यानी आप मुझे बता सकते हो, चलो बताओ। पहले नंबर पे मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, इसको क्या कहेंगे। फिर मैं लिख रहा हूं बेटे पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव अपॉन जीरो, इसे क्या कहोगे, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, इसे क्या कहोगे, है ना। उसके बाद में बेटे आपको यहाँ लिख रहा है, यानी ये पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, इसे क्या कहोगे, और साथ में जो है नेगेटिव अपॉन जीरो, इसे क्या कहोगे। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। तो अब मुझे आप बताइएगा, तो बेटे यहां आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में आप इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव यानी म्यूटेलिज्म, इसे आप कहोगे म्यूटेलिज्म, यानी बेटे सहोपकारिता, इसे आप कहोगे सहोपकारिता। समझना, अब डेफिनेशन तो आप दे सकते हो ना म्यूटेलिज्म या सहोपकारिता की, क्योंकि क्या आ रहा है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव आ रहा है। मतलब क्या है बेटे कि यहां पर दोनों जातियों को एक दूसरे से लाभ होगा, तो इसे आप क्या कहेंगे, म्यूटेलिज्म कहेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, आगे चलते हैं। पर दूसरा है यहां पर पॉजिटिव अपॉन जीरो। क्या मतलब है कि एक जाति को तो लॉस, एक जाति को तो बेटे लाभ होगा, लेकिन दूसरी जाति को नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो बेटे ये क्या होगा, ये होगा कॉमनसेलिज्म, 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 या बेटे सिम्बायोसिस भी आप इसे कह सकते हो, सिम्बायोसिस, यानी बेटे सहभोजिता, इसको आप क्या कह सकते हो, सहभोजिता, सहभोजिता। तो ये याद रखना कॉमनसेलिज्म, यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, क्या मतलब है थर्ड नंबर पर, यानी दोनों जातियों को एक दूसरे से लॉस होगा। तो दोनों जातियों को जब एक दूसरे से लॉस होगा तो इसे आप कहेंगे बेटे, इसे आप कहेंगे यानी कंपटीशन, कंपटीशन, यानी इसको आप स्पर्धा कहेंगे। ठीक है ना, ये भी याद रखना क्योंकि दोनों को एक दूसरे से लॉस हो रहा है। उसके बाद में देखो बच्चों कि चौथे नंबर पर क्या आ रहा है, यानी यहां आ रहा है यहां पर कि बेटे यहां एक को तो लाभ हो रहा है और दूसरे को क्या हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है, यानी क्या है पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव। तो एक को तो लाभ हो रहा है और एक को जो है क्या कहते हैं लॉस हो रहा है, तो इसको कहेंगे यहां पर यानी जो है प्रीडेशन, प्रीडेशन, ये याद रखना, इसे आप क्या कहेंगे, प्रीडेशन कहेंगे। तो यहां तक क्लियर, क्योंकि एक को तो लाभ होना है और एक को हानि, या बेटे पैरासिटिज्म भी आप इसको कह सकते हो, प्रीडेशन भी कह सकते हो और पैरासिटिज्म भी आप कह सकते हो। दूसरा यहां पर आप देख लीजिएगा कि यहां बेटे यहां पर आप देख लीजिएगा प्रीडेशन भी बोल सकते हो, पैरासिटिज्म भी कह सकते हो, और ये है यहां पर अंतरजातीय परजीविता यानी एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म यानी अंतरजातीय जो है परजीविता, इसको बोलेंगे बेटे अंतरजातीय परजीविता, परजीविता। तो इसमें एक को तो बेटे लॉस होगा और दूसरे को कोई लॉस और कोई हानि भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपको बेटे याद रखना है। आइए बेटे अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो इसमें
आता है वो आता है परभक्षण, यानी इंग्लिश में याद रखोगे प्रीडेशन। प्रीडेशन, अच्छा प्रीडेशन को आप याद कर लेना बेटे, इसमें रिलेशन बनेगा पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव का, ये याद रखना बेटे। प्रीडेशन में क्या रिलेशन बनेगा? पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव का रिलेशन बनेगा। समझ में आ रहा है कि यहां पर जो शिकारी होगा, जिसका वो शिकार करेगा, तो वो तो बेटे हमेशा बेनिफिटेड रहेगा क्योंकि भोजन के रूप में उसको कुछ प्राप्त होगा, लेकिन जिसका शिकार करेगा वो तो मरेगा, तो जो मरेगा बेटे उसको तो लॉस होना है। तो ये रिलेशन हमेशा आपको याद रखना है कि बेटे ये पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव का रिलेशन है, यानी एक को तो बेनिफिट होना है और दूसरे को बेटे लॉस होना है, क्योंकि जो शिकारी है ना, जो शिकारी है उसे तो बेनिफिट होना है और जो शिकार है उससे बेटे लॉस होना है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है प्रीडेशन वाला, यानी परभक्षण वाला। तो बेटे ध्यान रखना ये पॉजिटिव ऑब्लिक नेगेटिव का रिलेशन है। अब आइए इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, तो यहां आप पहले पॉइंट पर आप इसको देख सकते हैं, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ना हो तो 100 पोषित जीवों द्वारा स्थिर की गई उस भारी ऊर्जा का क्या होगा, उस पूरी की पूरी ऊर्जा का क्या होगा। यह भी आपको पता है कि बेटे अगर ये जो पौधे हैं इन्हें खाया ही नहीं जाए तो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आगे जीवों में कैसे जाएगी। जो पौधों ने सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के रूप में ग्रहण करके अपने अंदर संचित कर लिया है, वो ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर कैसे जाएगी। तो फिर याद रखना बेटे कि परभक्षण जरूरी है। तो पौधों को खाने वाले जो शाकाहारी जंतु है ना, वो भी क्या है, परभक्षी है ना। उन्हें आप प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हो। फिर बेटे प्राथमिक उपभोक्ता को फिर छोटे मांसाहारी जीव खाएंगे, उसे आप द्वितीय उपभोक्ता कह सकते हो। फिर छोटे मांसाहारी को बड़े मांसाहारी खाएंगे, उसे तृतीय उपभोक्ता कह सकते हो। तो बेटे प्रीडेशन एक उपभोक्ता पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। तो 100 पोषित पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाशीय ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। उसके बाद में जब उनका परभक्षण होता है, वो खाए जाते हैं, तो इनके अंदर यह संचित ऊर्जा फिर बेटे उपभोक्ता स्तर पर जाएगी और एक उपभोक्ता से फिर इस तरह से दूसरे उपभोक्ता पर जाती जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप देख लें कि अगर किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए कोई प्राणी ना हो तो बेटे उन पादपों में संचित ऊर्जा कहां जाएगी। तो यह भी एक सवाल उठ सकता है। तो फिर देखिएगा परभक्षण, जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा को उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है, यानी बेटे यहां ऐसे याद करें जैसे उत्पादक, ये उत्पादक है, उत्पादकों को खाएंगे यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता, इसको खाएंगे बेटे यहां पर यानी द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, और फिर यहां पर ये होगा यानी तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो यहां बेटे ये T1 है, ये यहां पर T2 है, ये यहां पर T3 है और यहां पर T4 है। तो यहां से क्या हुआ कि ये जो पौधे होते ना उत्पादक के रूप में क्या होंगे, पौधे होंगे, और ये पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से बेटे पहले ऊर्जा को संचित करेंगे और ये ऊर्जा फिर उपभोक्ता लेवल पर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर भी होती जाएगी। तो यहां आप देख लें बच्चों कि यहां पर कि जो जीव होते हैं, पौधे होते हैं, ये परभक्षण को, जिससे पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा, यानी परभक्षण के माध्यम से, ध्यान रखना बेटे कि पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्च पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। तो यह क्रिया परभक्षणीय है बेटे, क्योंकि अगर मान लो एक पोषक स्तर दूसरे का परभक्षण नहीं करेगा तो यह ऊर्जा कैसे अगले लेवल पर जाएगी। जैसा आज अपन ने बेटे, अगर अपन दाल चावल चपाती खाना छोड़ देंगे तो फिर हमारे अंदर एनर्जी कहां से आएगी। तो अपन भी तो परभक्षी हुए, अपन किसका भक्षण कर रहे हैं, पादपों का भक्षण कर रहे हैं। और इसी तरह से जैसे घास है बेटे, घास को रेबिट खाता है ना। अब ये जो घास के अंदर ऊर्जा थी जो पौधों ने सूर्य से ग्रहण करके उसे संचित किया था, तो घास से बेटे ये रेबिट के अंदर जाएगी। रेबिट को भेड़िया खाता है ना, तो भेड़े के अंदर ये ऊर्जा चल जाएगी। और भेड़िया को कोई लोइन खाता है तो ये ऊर्जा उसके अंदर चल जाएगी। लेकिन ये आपको याद रखना है
कि जब ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है तो उसके मान में कमी आती जाती है। अपन आगे डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो में। तो यहां यही परभक्षण है कि ऊर्जा को एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर पहुंचाने के लिए परभक्षण यानी प्रीडेशन क्रिया का होना जरूरी होता है बेटे। क्लियर? अब आगे देखिएगा कि परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं। तो परभक्षी तो क्या है बेटे? प्रीडेटर। और शिकार क्या होता है? प्रे। यानी प्रीडेटर जो मारकर खाता है वो तो प्रीडेटर होता है, और जिसे खाता है वो शिकार होता है, वह प्रे होता है। तो यहां आप देख सकते हैं कि परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हिरण का उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आ जाता है। यानी आप सब जानते बेटे, डिस्कवरी आपने देख रखी होगी कि जो बाघ होता है, लोयन होता है या तेंदुआ होता है, वो अपने शिकार के लिए, जैसे हिरण है उसके पीछे भागता है, हिरण को पकड़ या खरगोश को पकड़कर वह खा जाता है। तो यहां आप समझ लें कि परभक्षी जो कि शिकार करता है, इसमें यहां शेर समझे बेटे इसे, और जिसका शिकार करता है उसे आप, जैसे कि यहां पर हिरण है तो हिरण, यहां पर ध्यान रखना कि बाघ तो क्या है बेटे? बाघ तो है परभक्षी। यानी बाघ क्या है? ये परभक्षी है। और हिरण यहां पर क्या है? तो हिरण यहां पर है प्रे, यानी बेटे ये है शिकार। तो ये थोड़ा सा आप समझ लें कि परभक्षी और शिकार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बाघ और हिरण का उदाहरण एक उपयुक्त है, क्योंकि बाघ, ऐसा तो नहीं सोचते ना आप कि हिरण जो है वह बाघ को मारकर खाता है, ऐसा तो कभी नहीं सोचेंगे बेटे पर। तो बाघ ही हिरण को खाएगा। तो जो बाघ है वह क्या है? वह परभक्षी है, वो मारकर खाएगा उसे, और जिसे खाएगा हिरण वो शिकार है। तो बेटे क्लियर हो गया ना? यानी जो मारता है वह तो होगा परभक्षी, प्रीडेटर होगा, और जिसे मारकर खाएगा वह प्रे होगा, वह शिकार होगा बेटे। तो यहां जैसे शेर है वो तो परभक्षी है, और जो हिरण है वो क्या है? शिकार है। तो ये उदाहरण आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। अब यहां देखो बेटे, पौधे को खाने वाले प्राणी, जिसे अपन क्या बोलेंगे? शाकाहारी प्राणी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों के संदर्भ में यह भी परभक्षी से ज्यादा भिन्न नहीं है। यानी बेटे जो शाकाहारी जंतु ये भी तो परभक्षी है, जिसे, हाँ, हालांकि इन्हें मांसाहारी नहीं कह सकते, इन्हें अपन ऐसा नहीं कह सकते ये कि हाँ यार ये जो दौड़ रहे भाग रहे हैं, किसी जीव को नहीं खाते। ये एक पेड़ पौधों के ऊपर ये निर्भर रहेंगे। लेकिन पेड़ पौधे क्या है बेटे? पैराट्रोफिक लेवल है। तो यहां आप देख लें कि यहां पर हरे पौधे हैं, हरे पौधे, और हरे पौधे जो हैं ये सारे के सारे क्या होंगे? ये होंगे बेटे उत्पादक। यानी सारे के सारे क्या होंगे? उत्पादक होंगे। और इन्हें खाने वाले ये जंतु क्या होंगे? शाकाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु ये लेवल नंबर 1 होगा, और ये यहां पर लेवल नंबर 2 होगा। यानी बेटे है तो परभक्षी, कि यहां पर शाकाहारी जंतु भोजन के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं? पौधों का उपयोग कर रहे हैं, तो परभक्षण तो कर रहे हैं ना। वह अलग बात है कि जंतु का परभक्षण नहीं हो रहा है, लेकिन बेटे किसी सजीव का तो हो रहा है। तो यहां आपको याद रखना है कि जो पौधे को खाने वाले प्राणी, जिन्हें शाकाहारी के रूप में आप याद रखते हैं, वह भी परभक्षी हैं। ये भी परभक्षी की, हालांकि ध्यान रखना कि इन्हें एक तरह से शिकार के रूप में अपन नहीं बोल सकते आम भाषा में, क्योंकि ये कोई दौड़ के, भाग के, चीर के, फाड़ के अपने शिकार को नहीं खाते। बेटे शाकाहारी जंतु नॉर्मल हरे पौधों के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी बेटे परभक्षी से अलग नहीं है, ये भी परभक्षी है, क्योंकि खाते रहे ना दूसरे सजीव को। हाँ, यहाँ हरे पौधे परभक्षी नहीं है, क्योंकि हरे पौधे किसी को खाएंगे नहीं। वो बेटे सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वह इस श्रेणी में नहीं आएंगे। लेकिन उसके अलावा बेटे जहां से उपभोक्ता लेवल शुरू हो जाता है, समझ लेना परभक्षण शुरू हो जाता है। उपभोक्ता में प्राइमरी उपभोक्ता,
है ना, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। प्राइमरी उपभोक्ता में बेटे ये शाकाहारी जंतु आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में प्रथम मांसाहारी जंतु आते हैं, और तृतीय उपभोक्ता के अंदर जो है वह आते हैं बेटे द्वितीय मांसाहारी जंतु आते हैं। यह परभक्षण है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में जो है शाकाहारी जंतु भी आते हैं, यह भी क्यों है क्या कहते हैं एक उपभोक्ता या प्रीडेशन की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो यह आपको बेटे यहां पर याद रखना है। आगे देखिएगा बच्चों, परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, ये शिकार समष्टि को नियंत्रित रखते हैं। बेटे ये ध्यान रखना, यानी जो परभक्षण है ये शिकार की समष्टि को नियंत्रण रखते हैं। ये भी याद रखना है बेटे, परभक्षण जो होता है ना, परभक्षण, तो बेटे जो परभक्षण है ये एक और उपयोगी भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटे कि अगर बाय द वे कि हम ये कहें कि भाई जो है सांप है वो चूहों को मारकर खाता है, नहीं खाना चाहिए, गलत बात है ना, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेटे क्या देखेंगे कि अगर ये बैन लगा दिया जाए कि नहीं भाई कोई भी सांप गिद्ध चूहों को नहीं खाएगा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? कुछ ही समय में बेटे हजारों लाखों की तादाद में चूहे बढ़ जाएंगे और ये चूहे किसान की फसल को कुतर कुतर कर खराब कर देंगे। तो बेटे फिर मानव जाति को तो हानि होना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो परभक्षण है ये क्या करता है, शिकार की जो अनकंट्रोल जनसंख्या में जो वृद्धि है ना उसको कंट्रोल में रखता है, ज्यादा जनसंख्या को नहीं बढ़ने देता। तो याद रखना बेटे, यानी जो परभक्षण है ये दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, अर्थात ये शिकार की जो जनसंख्या है उसको ये क्या करता है, नियंत्रण रखता है, यानी शिकार की जनसंख्या को ये बढ़ने नहीं देता है। तो ये यहां पर आपको याद रखना है। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार की जातियों की जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा हो जाता और परितंत्र में क्या आ जाती, अस्थिरता आ जाती। तो ये भी आप समझना बेटे कि अगर परभक्षण नहीं होता तो बेटे जिसका परभक्षण किया जाता है उसकी तो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और जब उसकी जनसंख्या बढ़ जाती तो इकोसिस्टम में बेटे अनस्टेबिलिटी आ जाती या अस्थिरता आ जाती। तो परभक्षण होना भी जरूरी है बेटे। इसी तरह से दुनिया चलती है। अगर जैसे शेर है बेटे, मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, उसे तो परभक्षण करना ही पड़ेगा। तो परभक्षण जो है उसमें शिकार की जातियों का जो जनसंख्या घनत्व है वो ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाता और इकोसिस्टम में अस्थिरता आ जाती अगर परभक्षण नहीं होता। तो आगे देखो बेटे, आगे आप देखिएगा, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियां लाई जाती है तो वे आक्रामक हो जाती है और तेजी से फैलने लगती है, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसका प्राकृतिक परभक्षी नहीं होता है। यानी बेटे यहां पर यह बताया गया है कि अगर किसी आवास में या किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई विदेशी जातियां उसमें नई नई लाकर छोड़ी जाए तो बेटे वो क्या करती है, वो ये करती है कि वहां वो तेजी से फैलने लगती है, क्योंकि वहां पर उनका कोई प्राकृतिक परभक्षी नहीं होता है, यानी उन्हें खाने वाला कोई नेचुरल जो है परभक्षी और प्रीडेटर नहीं होता। तो वो वहां पर जो है कुछ ही समय में बेटे कई हजारों की संख्या में वह फैल जाती है। तो एक बार फिर समझ ले, अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई नई विदेशी जातियां, एलियन स्पीसीज जिसको कहेंगे, जैसे मान लेते हैं बेटे राजस्थान में कहीं बाहर से कोई जातियां लाकर छोड़ दी है ना, नई जाति है तो उसे कोई जंतु नहीं खा रहा है, तो उसका प्राकृतिक आवास में कोई प्रीडेटर नहीं होगा, तो फिर उसका जो है जनसंख्या या उसकी संख्या उस आवास में लगातार बढ़ती रहेगी। जैसे यहां बता रखा है बेटे, जैसे 1920 में, है ना, इसको ध्यान रखना, जैसे 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया से लाई गई नागफनी ने वहां लाखों हेक्टर क्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी थी। यानी बेटे क्या हुआ कि 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई एक नागफनी, है ना, नागफनी बेटे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नागफनी को लाया गया, उसको खाने वाला कोई नहीं था आरंभ में, तो उसकी जनसंख्या बहुत हजारों की संख्या में वहां पर बढ़ गई। लेकिन फिर क्या हुआ, अंत में नागफनी खाने वाला परभक्षी, एक प्रकार का सलभ है, को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। यानी बेटे फिर क्या हुआ कि उस ऑस्ट्रेलिया के आवास में मतलब एक सलभ लाया गया
एक प्रीडेटर लाया गया जो नागफनी को खाता था, और जैसे ही बेटे उसके प्राकृतिक आवास में उस एक परभक्षी यानी सलब को छोड़ा गया तो फिर वह नागफनी को खाने लगा और धीरे धीरे नागफनी की संख्या वापस कंट्रोल में हो गई। तो अगर किसी एलियन स्पीसीज को आरंभ में किसी आवास या भौगोलिक क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो उसका प्राकृतिक परभक्षी नहीं होने के कारण उसकी संख्या में बेटे बढ़ोतरी होती है ना। इसी तरह से जैसे नागफनी का उदाहरण यहां पर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में बेटे एक जो है नागफनी का पौधा लाया गया तो वो बहुत तेजी की संख्या में बढ़ा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस नागफनी को खाने वाला एक परभक्षी उस ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक क्षेत्र में छोड़ा गया, उसका नाम था एक प्रकार का सलब था बेटे। तो उसके प्राकृतिक आवास में लाया गया, उसके बाद में नागफनी की संख्या क्या हो गई, नियंत्रित, क्योंकि ये जो सलब है ये नागफनी पर बैठा और उसको खाने लगा और इसकी वजह से नागफनी की संख्या वहां पर क्या हो गई, कंट्रोल हो जाती है, उसकी संख्या वहां पर नियंत्रित हो जाती है। फिर यहां दे रखा है बेटे कि परभक्षी स्पर्धा शिकार जातियों के बीच, ये ध्यान रखना बेटे, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं तीव्रता कम करने की, यानी यहां पर आपको ये देखना है कि परभक्षी स्पर्धा शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय की जातियों की विविधता यानी डायवर्सिटी बनाए रखने में भी मदद करता है। यानी बेटे जो परभक्षी है वो ये है कि स्पर्धा शिकार जातियों के बीच जो कंपटीशन है उसकी तीव्रता को कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता को बनाए रखने में भी मदद करता है। यानी बेटे यहां पर ध्यान रखो कि अगर प्रीडेटर है, परभक्षण है, तो बेटे क्या होगा, वो किसी एक जाति को खाकर नष्ट कर देगा, तो फिर दूसरी जाति के कंपटीशन के लिए वो जाति नहीं मिलेगी। जैसे यहां पर बेटे ये दो जातियां हैं, ये ए जाति है और ये बी जाति है, दोनों एक दूसरे पर इनमें कंपटीशन रहता है, लेकिन बेटे परभक्षण के द्वारा इस जाति को खा लिया गया है, तो फिर बेटे यहां पर ये तो हो जाएगी नष्ट और ये जाति सर्वाइव करेगी, तो फिर इन दोनों जातियों में आपस में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। तो परभक्षण के माध्यम से याद रखना बेटे कि जातियों में होने वाला जो कंपटीशन है उसे भी कम किया जा सकता है, उसे भी जो है थोड़ा घटाया जा सकता है। समझो ध्यान से कि बेटे दो जातियां हैं, ए और बी जातियां हैं, परभक्षण के माध्यम से ए जाति को खा लिया गया है, तो बेटे अब क्या है कि जैसे पहले और भी जातियां हैं उनके आपस में कंपटीशन है भोजन के लिए, है ना, आवास के लिए, लेकिन बेटे परभक्षण के द्वारा अगर एक जाति को खा लिया जाएगा तो फिर बी जाति को ए जाति से कोई कंपटीशन नहीं रखना पड़ेगा, तो यहां पर दो जातियों के बीच में कंपटीशन भी कम हो जाएगा। तो यह भी आपको याद रखना है। जैसे यहां दे रखा है कि अमेरिका प्रशांत तट की चट्टानी अंतर ज्वारीय यानी इंटरटाइडल समुदाय में एक पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है ना, पाइएस्टर तारामीन महत्वपूर्ण परभक्षी है। अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष है और अपने शिकार को अति दोहन, अब यहां भी ध्यान रखना बेटे, अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष है और वह अपने शिकार को अति दोहन करता है, यानी अति दोहन का माने ज्यादा शिकार, यानी याद रखना बेटे ज्यादा शिकार करता है तो क्या होगा, यही भूखे मरेगा बाद में। ज्यादा शिकार करता है तो शिकार विलुप्त हो जाएगा और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी की भी मृत्यु हो जाएगी और वह भी विलुप्त हो जाएगा। यानी वही वाली बात है बेटे कि अगर मान लेते हैं परभक्षी है तो एक दिन में वो 10-10 शिकार कर रहा है, खाए को रहा है, मार रहा है, बस खा नहीं रहा। आपने देखा होगा जो लोइन होता है ना बेटे, पेट भरने के बाद में शिकार नहीं करता है चाहे उसके सामने से कोई शिकार गुजर जाए, ये याद रखना, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने आज ही 10-10 को मार दिया तो 10 दिन बाद में मैं किसको मारूंगा, है ना। तो बेटे याद रखना अगर कोई शिकारी शिकार का अति दोहन करता है, यानी शिकार को ज्यादा मारता है, खाता कम है, तो बेटे बाद में क्या होगा, उस भौगोलिक क्षेत्र से शिकार खत्म हो जाएगा और जब शिकार खत्म हो जाएगा तो वहां पर रहने वाला जो शिकारी है अब वो किसे मारेगा, तो वो भी भूख के अभाव में बेटे उसकी मृत्यु होगी और वहां से वो शिकारी भी विलुप्त हो जाएगा। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। इसी तरह से परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा की विधियों को विकसित कर ली है, यानी परभक्षण को प्रभाव को कम करने के लिए यह भी आपको याद रखना है। यानी बेटे परभक्षण के प्रभाव से बचने के लिए
कई शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। ये भी याद रखना, क्योंकि बेचारा शिकारी है यार, परभक्षी से बचेगा, अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती। जैसे नागफनी का पौधा है, तो नागफनी के पौधे ने अपने ऊपर कांटे उगा लिए बेटे, ताकि कोई शिकारी उसको आसानी से नहीं खा सके। तो ये ध्यान रखना कि अनेक शिकारी जो जातियां होती बेटे, वो शिकारी से बचने के लिए उन्होंने अपने आप में कई सारा अनुकूलन उत्पन्न कर लिए गए। जैसे कीटों और मेंढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा आसानी से पहचानने के लिए, जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन यानी छद्मावरण हो जाती है। यानी बेटे आपने देखा होगा कि जैसे कोई मेंढक होता है या बिटल्स होते हैं, उन पे इस तरह से बेटे ये धब्बे बन जाते हैं ताकि ये शिकारी के द्वारा आसानी से नहीं पहचानी जा सके। तो ये भी याद रखना कि कई जातियां ऐसी होती है जो शिकारी से या परभक्षी से बचने के लिए बेटे वो छद्मावरण का सहारा लेती है, यानी आवास में अपने आप को छिपाने की जो क्रिया है उसे छद्मावरण कहते हैं। यह आपको याद रखना है। कुछ शिकारी जातियां विषैली होती है और परभक्षी उन्हें नहीं खाते हैं। यह भी याद रखना बेटे कि कुछ शिकार जातियां जो होती है वो विषैली होती है, तो कुछ शिकारी परभक्षी जो होते हैं उन्हें नहीं खा पाते हैं। मोनार्क तितली के शरीर पर विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी के लिए बहुत अरुचिकर यानी स्वाद में खराब होती है। तो बेटे यह भी याद रखना कि जो है कई सारी जो शिकार जातियां होती है वो परभक्षी से बचने के लिए कई सारे उपाय दर्शाती है। कई तो ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण करती जो स्वाद में कड़वा होता है, तो परभक्षी जब उसे खाता है तो वापस उगेल देता है बेटे, क्योंकि वह जो है क्या कहते हैं कड़वी होती है। इसी तरह से किसी के शरीर पर कांटे निकल आते हैं, किसी के शरीर पर बेटे अलग अलग जो है अनुकूलन बन जाते हैं, जिसे परभक्षी जो होता है उनका शिकार आसानी से नहीं कर सके। तो इसी तरह से एक मोनार्क तितली है बेटे, तो ये शरीर में विशेष रसायन इसके अंदर पाया जाता है। अगर कोई परभक्षी इसे खा लेता है तो ये अरुचिकर है, यानी ये स्वाद में खराब होती है। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। उसके अलावा देखो पढ़ो, पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी क्या है? परभक्षी। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जो पौधे हैं, जो पौधे होते हैं बेटे, तो पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी क्या है? परभक्षी है। लगभग 25% जो कीट है ये फाइटोगेमस होते हैं, अर्थात पादप रस और पादपों के अन्य भागों को ये खाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि बेटे जो पौधे होते हैं उनको खाने वाले 25% क्या होते हैं? कीट होते हैं, जो कि मकरंद के लिए या फलों के रस के लिए पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। पादपों में शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से आकारिकी और रासायनिक विधियां विकसित कर ली है। यह भी याद रखना बेटे। अब आपको यह पता है कि पौधे जो होते हैं वह शाकाहारी जंतुओं के द्वारा खाए जाते हैं, है ना। तो शाकाहारी जंतु यहां पर परभक्षी कहलाएंगे। तो पौधों को इन शाकाहारी जंतुओं से बचने के लिए पौधों ने भी बेटे, कई पौधों ने अपने आप में कई अनुकूलन पैदा कर लिए। जैसे नागफनी में तो कांटे आ गए बेटे, कई जो है पत्तियां वो कांटों में बदल जाती है, किसी के अंदर कई रासायनिक पदार्थ स्त्रावी होते हैं। तो ये यहां पर पौधों के द्वारा बनाए गए अनुकूलन हैं। जैसे यहां देखो कि रक्षा सबसे सामान्य आकारिकी साधन जैसे कांटे, है ना, कांटे अकेशिया के अंदर देखने को मिलेंगे, कैक्टस के अंदर देखने को मिलेंगे। अकेशिया यानी बबूल होता है बेटे, बहुत से पादप ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारी को बीमार कर देते हैं और उसके पाचन को संदमन करते हैं और उनके जनन को भंग कर देते हैं या फिर उन्हें मार देते हैं। तो यह भी याद रखना, जैसे केलोट्रोपिस होता है बेटे आंकड़ा, अगर उसे कोई बकरियां या जो है क्या कहते हैं भेड़ें रेगुलर खा लेती है तो बेटे उसका नर्व सिस्टम और ये जो पीठ होते हैं वो डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। कभी क्वेश्चन बन सकता है बेटे कि पौधों में ऐसे कौन से अनुकूलन पैदा होते हैं जो वह अपने परभक्षी यानी शाकाहारी जंतुओं से बचने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो एक तो कांटों का उत्पन्न होना याद रख लेना बच्चों। उसके अलावा कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ ये पौधे स्त्रावी करते हैं, जिन्हें शाकाहारी जंतु अगर खाते हैं तो उनके पाचन संदमत हो जाता है ना, उसमें बीमारी हो जाती है
उनके जनन जो है क्रिया वो भंग हो जाती है और यहां तक कि वो बेटे मर जाते हैं। तो ये यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि रक्षा के लिए जो आकारिकी साधन है, सबसे सामान्य आकारिकी साधन वो तो कांटे होते हैं बेटे। कांटे के अलावा बहुत से पादप रसायन उत्पन्न करते हैं जो कि वह शाकाहारी जंतुओं को पाचन को संदमित करते हैं, उनकी जनन क्रिया को भंग कर देते हैं और साथ में उन्हें मार देते हैं। तो यह आपको यहां पर याद रखना है। उसके अलावा आप देखो बेटे, खेतों में उग रही केलोट्रोपिस खरपतवार, यानी इसको बोल देंगे बेटे आंकड़ा, इसको बोलते हैं आंकड़ा। केलोट्रोपिक खरपतवार अवश्य देखी होगी। ये पौधा अत्यधिक विषैला है, यह हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, याद रखना करता है। इस कारण से आपने कभी किसी पशु या बकरी को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि बेटे ये बकरी जब इस आंकड़े को खाती है ना, हमने देखा है बेटे, जब ये बकरी अगर इस आंकड़े को खा लेती है तो बेटे 2, 5, 10 बार अगर खा लिया ना तो उसका नर्व सिस्टम डैमेज हो जाएगा, उसके जो लिम्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो मतलब जो है क्या कहते हैं बेटे लॉस हो जाती है और यहां तक कि कुछ समय बाद में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यहां आपको देखना है कि अपने किसी पशु या बकरी को इस पौधे को चरते हुए देखा होगा और यह रसायन चारकों में बचने की एक रक्षा विधि है। यानी बेटे जो चारक होते हैं, ग्रेजर होते हैं, जो चरते हैं, उससे बचने की एक रक्षा विधि है। तो कहने का मतलब आप यहां ये समझना बेटे कि यहां जो परभक्षण है, उस परभक्षण से बचने के लिए कई जंतुओं में और कई पौधों में ऐसे अनुकूलन उत्पन्न हो गए जिसके आधार पर बेटे परभक्षी उन्हें नहीं खा सकता। जैसे कई जंतुओं में पाए जाने वाला छद्मावरण है, जैसे कीटों में, मेंढकों में है बेटे, तो छद्मावरण के माध्यम से या फिर मिमिक्री के माध्यम से वो परभक्षी से बच सकते हैं। उसके अलावा याद रखना बेटे, जो पौधे हैं उनका परभक्षण कौन करता है, यानी शाकाहारी जंतु या फिर कीट, है ना, जो मकरंद या फलों का रस पौधों से लेते हैं। तो पौधों ने भी इन परभक्षियों से बचने के लिए, है ना, प्राथमिक उपाय तो कांटे उत्पन्न कर लिए। उसके अलावा पौधों में कई ऐसे रासायनिक पदार्थ छोड़े गए बेटे जो जीवों के लिए अरुचिकर होते हैं। अगर कोई खा लेता है तो उनकी जनन क्षमता या उनकी पाचन क्षमता कम हो जाती है। तो इस तरह से ये परभक्षण से बचने के लिए बेटे इनमें पाए गए उपाय थे। तो ये आज का टॉपिक था बेटे हमारा प्रीडेशन। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा बेटे, इसको अच्छी तरह से पढ़ना कि प्रीडेशन क्या है और किस तरह से बेटे यहां पर जो है शिकार है वह शिकारी से बचने के लिए अपने आप को अनुकूलित करता है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।